गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे चेन ट्रांसफ़र एजेंट्स की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है हमारे विनाइल पॉलीमराइजेशन का। तो उसमें क्या होता है कि मतलब हमारा पॉलीमर चेन बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसमें हम उसको रोकने के लिए या तो हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि दो हमारी फ्री रेडिकल कंबाइन होके का अल्टीमेटली आपको चेन टर्मिनेट हो जाती है, या फिर हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं जिसमें से हमारा एक रिड्यूस हो जाता है और दूसरा हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, और हम यूज़ कर सकते हैं चेन ट्रांसफ़र एजेंट्स का यूज़। चेन ट्रांसफ़र एजेंट्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो कि हमारी ओरिजिनल पॉलीमर चेन को टर्मिनेट करते हैं, उसके साथ साथ हमारी दूसरी नई चेन को भी स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि एक चेन को ये टर्मिनेट करेंगे और दूसरी को स्टार्ट करेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं? हम उनको चेन ट्रांसफ़र एजेंट्स। जैसा कि अभी एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे हमारा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारी स्टायरीन की चेन है, काफ़ी लंबी चेन है, हमने सिर्फ लास्ट पार्ट लिखा हुआ है। तो क्या होता है जब इसके साथ जब हमारा CCl4 रिएक्ट करेगा तो CCl4 ब्रेक होगा किस में? CCl3 रेडिकल में और Cl रेडिकल में। Cl रेडिकल जाके लग जाएगा हमारे इसमें और मतलब CH रेडिकल पे, जहाँ पे हमारी चेन टर्मिनेट हो जाएगी और हमारा बच जाएगा CCl3 रेडिकल। अब जो CCl3 रेडिकल है, अगर हमारा मोनोमर बचा हुआ है जिसने रिएक्ट नहीं किया है, फिर स्टायरीन है हमारा मोनोमर, तो उस पर CCl3 ऐड करेगा और एक दूसरी चेन की स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ओरिजिनल जो चेन थी वो टर्मिनेट हो गई और एक नई चेन की स्टार्ट हुआ है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? चेन ट्रांसफ़र एजेंट्स। तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा एवरेज नंबर ऑफ़ चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप्स होते हैं हर एक रिएक्शन में वो कम हो जाते हैं, और जो हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पॉलीमर का वो कम हो जाता है। यानी कि हम किसी भी टाइम पे हम अपने पॉलीमर को स्टॉप कर सकते हैं, सो दैट हमें डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाती हैं। तो इनका डिसएडवांटेज ये होता है कि हमें एक अन्य मतलब अनवांटेड प्रोडक्ट भी साथ में मिल जाता है। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं चेन इनहिबिटर्स की। यानी कि जैसा कि पहले वाले में नाम से क्लियर था, चेन ट्रांसफर एजेंट, यानी कि एक चेन बंद होगी और दूसरी चेन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन चेन इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली हमारी चेन को रोक देते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, जो पॉलीमराइजेशन को बिल्कुल ही रोक देते हैं। फॉर एग्जांपल अमीन्स हो सकते हैं, फिनोल्स हो सकते हैं, हमारे क्यूनोन्स हो सकते हैं, ठीक है। इवन जो ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती है हमारे चेन ट्रांसफर एजेंट की और इनहिबिटर्स की, वो भी इंटरफेयर कर सकती है हमारे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के साथ। यानी इसीलिए हम 100% प्योर हमारा मोनोमर यूज़ करने को बोलते हैं जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि आपके हल्की सी भी चेन ट्रांसफ़र की एजेंट्स की इम्प्योरिटी रहेगी तो हमारी पॉलीमर चेन वहाँ पे स्टॉप हो सकती है। तो कुछ एक्सट्रीम केस भी होता है इसमें, जिसमें क्या होता है कि हमारे मोनोमर की रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है और हमारे चेन ट्रांसफर एजेंट्स की रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टायरीन अगर हम ले हमारा मोनोमर, उस पर हम रिएक्शन करवाएं किसकी? कार्बन टेट्राब्रोमाइड की परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? जो हमारा कार्बन टेट्राब्रोमाइड है काफ़ी रिएक्टिव हमारा चेन ट्रांसफर एजेंट्स हैं, तो ये क्या करेगा? ये ऐड हो जाएगा हमारे डबल बॉन्ड पे। एक जगह पे आ जाएगा हमारा Br और एक जगह पे आ जाएगा हमारा CBr3, यानी कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी ही नहीं कंप्लीटली। मतलब ये एक एक्सट्रीम केस होता है। तो हमारा तो जो चेन इनहिबिटर्स क्या करते हैं, मतलब बिल्कुल भी हमारी पॉलीमराइजेशन को बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं अगर उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी और हमारे मोनोमर की रिएक्टिविटी कम होगी उनके कंपैरिजन में। तो ठीक है, तो ये थी हमारी दो चीज़ें। उसके बाद हम चलते हैं किस पे? हमारी लिमिटेशंस पे। किसकी? विनाइल पॉलीमराइजेशन की। जब हम विनाइल पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो 3 टाइप का हो सकता है हमारा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जा सकता है, वो कैटाइनिक से जा सकता है, या फिर एनायनिक मैकेनिज्म से भी जा सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली वो जाता है हमारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो उसके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स वो हैं। तो पहला क्या है उसमें? वो हमें मिलता है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर मिलता है हमें पॉलीमर का।
तो क्या होता है कि हमें कई बार हमें चाहिए होता है हमें लीनियर पॉलीमर, लेकिन हमें मिल क्या जाता है हमारा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो हमें डेजर्ट प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं, जो कि हमें लीनियर पॉलीमर के होने से ही मिलती, वो नहीं मिल पाती, क्योंकि ब्रांचिंग होने से क्या होगा कि वो एक मतलब वो चेन फिर आपस में एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठ पाएगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उसमें जो क्रिस्टलाइन क्रिस्टलिनिटी होती है वो कम हो जाएगी, और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी वीक हो जाएगी, यानी कि आपका पॉलीमर मैकेनिकली वीक होगा, उसमें क्रिस्टलाइन नेचर नहीं रहेगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा अगर हमारी ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पॉलीमर में। तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो हम बात करते हैं उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की, यानी कि जब हम विनाइल पोलीमराइजेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उस पर होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, हमने जी से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो पॉलीमर बनने के बाद वो सब्स्टिट्यूएंट जी हमारे ऑल्टरनेट कार्बन पे आता है, जिसमें क्या होता है एक 3 टाइप के हमारे स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट हमें मिलते हैं। तो वो कौन से अरेंजमेंट होते हैं, वो पहला अरेंजमेंट होता है हमारा आइसोटैक्टिक। आइसो मतलब ग्रीक वर्ड है, इसको हम बोलते हैं सेम, टैक्टिक होता है हमारा ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ग्रुप जी होता है वो हर जो हमारी जिग जिग चेन बनेगी पॉलीमर की, ऑल्टरनेट कार्बन पे क्या रहेगा हमारा ग्रुप जी रहेगा, वो हर बारी सेम साइड में रहता है। यानी कि जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पहले तो पॉलीमर की जिगजैग चेन बनी हुई है, और जिगजैग चेन कैसे बनी है, हमारी विनाइल पॉलीमर जब विनाइल मोनोमर रहेगा वो ऐड होके पॉलीमर बनाएगा तो हमें जिगजैग चेन का फॉर्मेशन होगा। उसमें हर ऑल्टरनेट कार्बन पे क्या है हमारा जी ग्रुप है। इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो हर एक में जी ग्रुप बिलो द प्लेन शो कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि ये इसका एक परफेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, सेम ऑर्डर रहेगा थ्रू आउट द चेन। तो ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ फिट हो सकते हैं चेन आपस में। इनमें जो क्रिस्टलिनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट इनका बढ़ जाता है, इनका स्ट्रॉन्गर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये स्ट्रॉन्ग फाइबर बनाते हैं। यानी कि जो हमारा पॉलीमर बनेगा वो मैकेनिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और वो हाई टेम्परेचर भी विदस्टैंड कर पाएगा इजीली। सेकंड टाइप होता है हमारा सिनडायोटैक्टिक। तो इसमें ये भी ग्रीक वर्ड से आया है, जहाँ पे इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या रहता है कि जो ग्रुप जी होता है वो हमारे अपोजिट साइड में रहता है, यानी कि ऑल्टरनेट करता रहता है। यानी कि एक बार पहले वाले कार्बन पे अगर बिलो द प्लेन है तो नेक्स्ट पे अबव द प्लेन, फिर नेक्स्ट वाले पे बिलो द प्लेन, फिर अबव द प्लेन, फिर बिलो द प्लेन, ऐसे ऑल्टरनेट करता रहता है। तो यानी कि इसमें भी क्या होता है एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनता है, जिसकी वजह से वो चेन एक दूसरे के साथ आपस में परफेक्टली फिट हो पाती हैं। और इनमें भी क्या होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रिस्टलिनिटी ज़्यादा होती है इनमें, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है आइसोटैक्टिक के जैसे ही। तो लास्ट आता है हमारा एटैक्टिक, जिसका ग्रीक में मतलब मीनिंग होता है कोई ऑर्डर ना हो जिसमें, यानी कि जो इसमें सब्स्टिट्यूएंट जी रहेगा वो रेंडमली ओरिएंटेड होता है हो सकता है। यानी कि 2-3 में ऊपर आ गया, फिर 4-5 में नीचे चला गया, फिर ऊपर फिर नीचे, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं बन पाता है इसमें। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह फिट नहीं हो पाते, ये सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और रबरी टाइप होते हैं। यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जिसकी वजह से इनमें जो हमें प्रॉपर्टीज़ डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं वो कई बार हमें नहीं मिल पाती। तो जो फ्री रेडिकल विनाइल पोलीमराइजेशन होता है उसमें जनरली हमें क्या मिलता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर मिलता है और एटैक्टिक ऑर्डर मिलता है। लेकिन अगर हम बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रिएक्शन कंडीशंस को हम मॉनिटर करें तो हमें कई बारी आइसोटैक्टिक और सिनडायोटैक्टिक भी मिल जाते हैं। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए जिगलर नाटा पोलीमराइजेशन का यूज़ किया जाता है। यानी कि जिगलर नाटा पोलीमराइजेशन आने से पहले क्या हो रहा था कि अभी तक हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म पे ही रिलाई कर रहे थे। लेकिन जब जिगलर और नाटा कार्ल जिगलर और गुलियो नाटा ने को नोबेल प्राइज़ मिला था इस वर्क के लिए 1963 में, जिगलर नाटा पोलीमराइजेशन को हम कोऑर्डिनेशन पोलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम मतलब यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पे, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो हमें कई बार टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम यानी कि AlC2H5 होल थ्राइस एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड।
और सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं हम? सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं हम इनर्ट सॉल्वेंट। एग्जाम्पल उसका हेप्टेन। उसको इनर्ट सॉल्वेंट में हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के लिए, तो हमें हमारा पॉलीमर मिल जाता है। तो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं, इसके मैकेनिज़्म के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम दोनों को मिक्स करते हैं, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम को और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को। तो हमें क्या मिलता है? टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स मिलता है, जहाँ पे टाइटेनियम की एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है हमारा CH2CH3 इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप उस पर लग जाता है और बाकी 4 वैलेंसी पे जनरली क्या रहती है? हमारी क्लोरीन रहती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है? सेकंड स्टेप में जो हमारा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, उस पे हम ऐड कराते हैं हमारी एल्कीन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमने टाइटेनियम होते हैं हमारे, जो एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब टाइटेनियम जो हमारा ग्रुप डी मेटल्स हैं, उनमें क्या होता है? हमारा एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। टाइटेनियम में क्या रहेगा? टाइटेनियम हमारा है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 22, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d2 4s2। तो टाइटेनियम क्लोराइड में Cl4 है, तो यहाँ पे इसका कोडे मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा कि यानी कि हमारा D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा और S में भी 0, यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है हमारा टाइटेनियम, जिसकी वजह से क्या होगा? D0 एंड S भी 0 होगा, यानी कि इसका D ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली एम्प्टी है और इसका S ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली एम्प्टी है। तो यहाँ पे जो टाइटेनियम अभी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो उस पे ऐड होती है हमारी एल्कीन। अब एल्कीन कैसे ऐड होती है? तो हमने बताया था जो एल्कीन जो रहती है उसमें डबल बॉन्ड होती है। डबल बॉन्ड में क्या रहेगा? एक बॉन्ड आपकी सिग्मा बॉन्ड रहेगी, एक बॉन्ड हमारी पाई बॉन्ड रहेगी। तो सिग्मा बॉन्ड तो हमारी क्या होती है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है, और पाई बॉन्ड क्या होती है? हमारी साइडवेज ओवरलैपिंग से बनती है। तो हमें पता है कि हमारी सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हमारी पाई बॉन्ड से। तो जब ये एल्कीन ऐड करती है, तो ये हम इस अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करती है किसमें? हम इसके टाइटेनियम के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्यों बनी है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? एल्कीन से आ रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं? मेटल की तरफ जा रहे हैं, और मतलब दोनों आपस में शेयर भी कर रहे हैं। तो जब हमारी बॉन्ड बनती है, यानी कि एक साइड से ही हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं और गए कहाँ पे? हमारे टाइटेनियम के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में। तो ये स्टेप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से ही इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है? फर्दर होती है हमारी इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अभी टाइटेनियम और इथाइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है, वहाँ पे हमारी एल्कीन इंसर्ट हो जाती है। क्या होता है? टाइटेनियम और जो हमारी इथाइल ग्रुप है CH2CH3, इन दोनों के बीच में हमारी एल्कीन, जो कि अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है टाइटेनियम के एम्प्टी डी ऑर्बिटल के साथ, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, और जहाँ पे इसने पहले बाइंड किया था, वो बाइंडिंग साइट फिर से वैकेंट हो जाती है। अब पहले तो टाइटेनियम पे लगा हुआ था इथाइल ग्रुप, अब टाइटेनियम पे लगा हुआ है ब्यूटाइल ग्रुप। तो ऐसे ही क्या होता है, फिर नेक्स्ट एल्कीन आएगी, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, फिर वो इंसर्ट हो जाएगी। तो ब्यूटाइल के बाद बन जाएगा आपका हेक्साइल, हेक्साइल के बाद आपका बनेगा ऑक्टाइल, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जब तक हमें हमारा डिजायर्ड पॉलीमर नहीं मिल जाता। यानी कि स्टेप 2 और स्टेप 3 रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है, पहले हमारा सब इथाइल था, इथाइल से जब इंसर्ट हुई उसमें एल्कीन मतलब इथाइलिन, तो बन गया ब्यूटाइल, फिर हेक्साइल, फिर ऑक्टाइल, और ये प्रोसेस n टाइम्स रिपीट होता है। और लास्ट में क्या होता है, जब हमारा पॉलीमर हमें मिल जाता है, तो यहाँ पे टाइटेनियम और जो एल्केन ग्रुप लगा हुआ है इस पर, उसकी बॉन्ड ब्रेक होती है। वो कैसे होती है? अब टाइटेनियम और जो कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये ब्रेक होती है और अटैक करती है हाइड्रोजन पे, जो कि हमारा इससे सेकंड कार्बन पे जो हमारा हाइड्रोजन है।
तो वो हाइड्रोजन ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होती है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमें हमारी पॉली इथाइलिन अलग मिल जाती है और हमारा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेप कौन सा होता है हमारा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, यानी कि जो टाइटेनियम से कार्बन अटैच्ड है वो कार्बन कौन सा है हमारा, अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा रहेगा हमारा, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो रही है, तो इस स्टेप को क्या बोलेंगे हम, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, जिससे वजह से आपका पॉलीमर आपका सेपरेट हो गया टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स से और हमें हमारा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स वापस से मिल गया। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन यूज़ करने के। इसका पहला एडवांटेज ये होता है कि हम माइल्डर कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होती है, ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या फिर हमें बहुत ज़्यादा बेसिसिटी चाहिए होती है। माइल्ड कंडीशंस पे आपकी रिएक्शन ईजिली हो जाती है और हम इस मतलब मेथड से हमें हमारा लीनियर पॉलीमर मिल जाता है जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए होती हैं हमें एग्जैक्ट वही मिलती हैं। और जो पॉलीमराइजेशन होता है वो किस में होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में होता है, यानी कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी हम आपके मोनोमर में थी वही आपको आपके पॉलीमर में मिलती है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। तो हम रिएक्शन कंडीशन को प्रॉपरली हैंडल करके हम एटैक्टिक बना सकते हैं, यहाँ पे हम आइसोटैक्टिक बना सकते हैं, सिंडायोटैक्टिक बना सकते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, जिसकी वजह से और इनमें आपस में ओवरलैप नहीं होता, यानी कि जो हम बनाना चाहते हैं एग्जैक्टली हमें वही मिलता है, आपकी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में प्रोसीड करती है। तो ये सारी थी आपकी एडवांटेजेस किसकी, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन की। इन्हीं वर्क के लिए इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे कौन से, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के आपके मैकेनिज़म्स। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड कौन सा है हमारा, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होता है हमारे दो मोनोमर या फिर दो से ज़्यादा मोनोमर मिलके कंडेंस करते हैं और आपके स्मॉल मॉलिक्यूल का मतलब लीव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और आपके मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें जो रिपीटिंग यूनिट रहेगी उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता आपके मोनोमर से। क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सेम क्यों नहीं होता मोनोमर से, क्योंकि इसमें कम से कम दो मोनोमर मिलके आपको फॉर्मेशन करते हैं हमारे पॉलीमर का, और उसमें क्या रहता है कि हमारा या तो जो रिपीटिंग यूनिट होगी वो दोनों मोनोमर से कम दो मोनोमर से मिल के आएगी। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ये होती है हमारे उन मोनोमर में जहाँ पे या तो बाई फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, या फिर वो उसमें पॉलीफंक्शनल है, यानी कि दो से भी ज़्यादा उसमें फंक्शनल ग्रुप हैं। उन्हीं में होते हैं हमारी कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पॉलीमर आपका स्टेप वाइज मैनर में मिलता है, यानी कि एक स्टेप होगा, एक आपको प्रोडक्ट मिला, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, और ऐसे स्टेप वाइज आपकी रिएक्शन होती चली जाती है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे किसका, नाइलॉन 6,6 का, जिसके मोनोमर कौन से होते हैं, एक हेक्सामिथाइलिन डायमीन और दूसरा होता है आपका एडिपिक एसिड, जिनको अगर हम हीट करते हैं 525 केल्विन पे तो हमें मिल जाता है हमारा नाइलॉन 6,6। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि 6 का क्या मतलब होता है कि इनमें 6,6 का मतलब होता है कि दोनों मोनोमर में आपके 6 कार्बन हैं। पहले वाले में हेक्सामिथाइलिन में 6 मिथाइलिन ग्रुप हैं, 6 कार्बन, और दूसरे वाले में एडिपिक एसिड में आपके 4 कार्बन तो आपके मिथाइलिन ग्रुप हैं और 2 कार्बन इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो और उसमें हमारा लीव क्या किया है, यहाँ पे हमारा n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे लीव कर जाते हैं। तो इसको कंडेंसेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं, इसको हम देखते हैं स्टेप वाइज मैनर में। तो पहले एडिपिक एसिड लिया और हमने हेक्सामिथाइलिन डायमीन एक मोनोमर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनकी रिएक्शन होगी तो एक आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जिसमें OH जाएगा आपका एसिड से और H जाएगा आपका हेक्सामिथाइलिन डायमीन से। तो हमें मिल जाता है एक डाइमर का फॉर्मेशन हो गया।
पहले जब वाटर मॉलिक्यूल निकला। अब क्या होता है कि अब इस डाइमर पे आप एडिपिक एसिड भी ऐड कर सकते हो और आप हेक्सामिथाइलिन डायमीन भी ऐड कर सकते हो, यानी कि कोई भी आपका ऐड हो सकता है। अगर एडिपिक एसिड ऐड करेंगे तो वो आपके मिथाइलिन NH2 ग्रुप के साइड में ऐड हो जाएगा। अगर आप हेक्सामिथाइलिन डायमीन ऐड करोगे तो वो आपके एसिड की साइड पे ऐड हो जाएगा। तो पहले हमने यहाँ पे क्या ऐड कर रखा है, एडिपिक एसिड। अब फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये आपकी अमीन के साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। अब फर्दर हम इसमें ऐड करेंगे हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अब इसमें फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकला और आपका टेट्रामर का फॉर्मेशन हुआ। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपका पहले एक एक स्टेप में हो, आपके दो डाइमर मिलके भी आपस में कंबाइन करके टेट्रामर बना सकते हैं, यानी कि वो भी पॉसिबिलिटी है। या तो ये हो सकता है कि ये पहले एडिपिक एसिड ऐड हो गया, फिर हेक्सामिथाइलिन डायमीन हो गया, या फिर इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, पहले हेक्सामिथाइलिन डायमीन भी ऐड हो सकता है, एडिपिक एसिड भी ऐड हो सकता है, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके दो डाइमर आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, टेट्रामर। फिर आपके दो टेट्रामर कंबाइन होकर बना सकते हैं आपका ऑक्टामर, या फिर आपका एक टेट्रामर और एक डाइमर कंबाइन होकर क्या बना लेगा, आपका हेक्सामर। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी पॉसिबल हैं। तो अब टेट्रामर बना, इसमें पहले एडिपिक एसिड ऐड करें, फिर हेक्सामिथाइलिन डायमीन, फिर एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ऐसे फर्दर हम ऐड करते चले जाएंगे तो हमें हमारा पॉलीमर मिल जाएगा। पॉलीमर कौन सा है हमारा, नाइलॉन 66। इसी की वजह से इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी रिएक्शन स्टेप वाइज मैनर में हो रही है। यहाँ पे चेन की तरह मतलब बढ़ता नहीं चला जा रहा, आपके स्टेप वाइज रिएक्शन आपकी होती है इसलिए। और उसमें कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके स्मॉल मॉलिक्यूल लीव करते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।